नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय पाठक फिर से स्वागत करता हूँ अपने इस YouTube चैनल पाठक ग्लोबल स्टडी सेंटर में। आज होली है, लेकिन अपनी होली कब होगी? जब सिलेक्शन का कागज अपने हाथ में होने वाला है। अब हमने जो इकोनॉमिक्स हम जो पढ़ रहे थे या पढ़ना हमने चालू किया था, जो इकोनॉमिक्स हमने पढ़ा था उसका कुछ हिस्सा जो है ये आज हम देखने वाले हैं। हमने देखा कि टैक्स किसे कहते हैं, टैक्स की आवश्यकता क्या होती है, टैक्स लीगल है या इलीगल है। टैक्स तो लीगल है, खुद संविधान इसे सहमति देता है कि शासन जो होता है ये टैक्स लागू कर सकता है और फिर जनता से टैक्स वसूल भी कर सकता है। इसलिए टैक्स जो है ये लीगल है। देश की व्यवस्था चलाने के लिए, देश चलाने के लिए टैक्स की आवश्यकता होती है। ये सब हमने देख लिया। आप लोग ये भी देख लिया कि किसे डायरेक्ट टैक्स कहते हैं और किसे इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। टैक्स के दो टाइप्स हमने कल देखे थे, थोड़ा बचा है कुछ, ये भी आज हम लोग जान लेंगे। जिसे इनडायरेक्ट टैक्स भी कहते हैं और कुछ टैक्स होता है जिसे हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। ये हमने कल थोड़ा बहुत इसमें से कुछ बातें पढ़ी थी। आज हम लोग जो बचा हुआ हिस्सा जो है इसका, ये आज हम लोग देखने वाले हैं। किसे डायरेक्ट टैक्स कहते हैं, किसे इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। हाँ चल, तू बता, कल जो हमने पढ़ा था ना, किसे डायरेक्ट टैक्स कहते हैं? हाँ हाँ, सही कहा। जो जो टैक्स इंसान पे लगता है या जो टैक्स व्यक्ति पे लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? जो टैक्स व्यक्ति पे लगने वाला टैक्स क्या कहते हैं? व्यक्ति पे लगने वाला टैक्स, व्यक्ति पे लगने वाला टैक्स जो होता है उसे हम लोग डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। हाँ, कल मैंने बताया था ना कि जो टैक्स व्यक्ति पे लागू होता है, किसी वस्तु या सेवा पे नहीं, केवल जो टैक्स व्यक्ति पे लागू होता है उसे हम लोग डायरेक्ट टैक्स कहते हैं, यानी कि प्रत्यक्ष टैक्स, जिसे हम लोग डायरेक्ट टैक्स कहते हैं, जो व्यक्ति पे लागू होगा। एज एग्जाम्पल भी देखे थे हमने कुछ। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स किसी वस्तु पे लागू होता है क्या? नहीं, किसी वस्तु पे ना ही किसी सेवा पे लागू होता है इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स लागू किस पे होता है? इनकम टैक्स लागू होता है उस व्यक्ति पे। क्यों? उस व्यक्ति की इनकम ज़्यादा है, जो शासन ने जो एक सीमा तय की है, उस सीमा से अधिक उसकी इनकम होने के कारण उस पर इनकम टैक्स जो है ये लागू होता है। समझे? हाँ। अब कोई व्यक्ति है, कोई विद्यार्थी जो है ये इस YouTube चैनल पे नया है, तो वे सब्सक्राइब करके रखे इस चैनल को, ताकि उसे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन जो है ये जल्द से जल्द मिले। जो हमारे देश में जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो कि बड़े बड़े क्लासेस या एकेडमी में नहीं जा सकते, क्लासेस में नहीं जा सकते, वहाँ पे ज्वाइन नहीं कर सकते, लेकिन उनके लिए ये घर बैठ के जो इकोनॉमिक्स होगा या पॉलिटी होगी या अन्य जो विषय है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो विषय है बाकी, वे सब घर बैठ के पढ़ सकते हैं इस YouTube चैनल पे। इसलिए जो बच्चा जिसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देनी है या इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को देता है, ऐसे बच्चों तक इस वीडियो की लिंक जो है ये भेज दीजिए, ताकि उन्हें भी इसका लाभ जो है ये हो सके। समझे? अब देखते हैं हमने क्या कहा था। डायरेक्ट टैक्स यानी कि जो टैक्स व्यक्ति पे लागू होता है उसे हम प्रत्यक्ष टैक्स कहते हैं। इसमें इनकम टैक्स देखा हमने। उसके बाद गिफ्ट टैक्स। गिफ्ट टैक्स में मैंने क्या बताया था कि जो टैक्स गिफ्ट पे लागू होगा, यानी गिफ्ट में लागू होगा, उस टैक्स को गिफ्ट टैक्स कहते हैं। गिफ्ट टैक्स किसी व्यक्ति पे लागू होता है, उस गिफ्ट पे नहीं, उस व्यक्ति पे जिसने उसे रिसीव किया, जिसने वो गिफ्ट लिया है, उस व्यक्ति पे गिफ्ट टैक्स जो है ये लागू होता है। इसलिए गिफ्ट टैक्स किस में आता है? इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, गिफ्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स। यानी कि क्या कहा? तूने कौन सा गिफ्ट दिया? बकलोल कहीं का ये कोई गिफ्ट होता है? इसने क्या, तू 5 रुपए का बिस्किट देगा तो तुझे गिफ्ट टैक्स लागू होगा? गिफ्ट टैक्स कल क्या बताया था मैंने? गिफ्ट टैक्स किसे लागू होगा? गिफ्ट टैक्स केवल उसी को लागू हो सकता है
जो पैसे के रूप में हम किसी को गिफ्ट देंगे तो गिफ्ट टैक्स लागू होगा। और उस गिफ्ट का वैल्यू कितना होना चाहिए? लगभग 50,000 से अधिक होनी चाहिए उसकी अमाउंट, तभी गिफ्ट टैक्स लागू होगा। तो 5 रुपए का बिस्किट देगा तो और बिस्किट क्या है? ये गुड्स है, वस्तु है, ये खान पान का हिस्सा है, इसलिए उस पे क्या गिफ्ट टैक्स लागू होगा? उस पे क्या लागू होगा? उस पे जीएसटी लागू होगी। खान पान में कितना जीएसटी है? जो चीज खाते हैं हम लोग उसमें कितना जीएसटी लगता है देश में? 5%। कितना? 5% जीएसटी। हम लोग जब पढ़ेंगे तब देख लेंगे कि कौन सी वस्तु होती है उस पर कितने जीएसटी लगते हैं। जीएसटी के स्लैब जिसे कहते हैं 0%, 5%, 12%, 18%, 28%, ये हम लोग तब देख लेंगे जब जीएसटी हम लोग देखेंगे। अब इतना इसलिए जो गिफ्ट टैक्स किस पे लागू होगा? केवल जो पैसे के रूप में जो गिफ्ट दिया जाता है उसी पे गिफ्ट टैक्स लागू होगा। एंड उसका मूल्य कितना होना चाहिए? उसका मूल्य होना चाहिए लगभग 50,000 से अधिक उसका मूल्य होना चाहिए, तभी गिफ्ट टैक्स लागू हो सकता है। तुम 40,000 का कोई पैसा किसी को गिफ्ट में दे दो तो उस पर गिफ्ट टैक्स लागू होगा? नहीं है। गिफ्ट टैक्स लागू होने के लिए कितने चाहिए अमाउंट? उसमें 50,000, मिनिमम 50,000 चाहिए। किसी ने 1 लाख रुपए जो है ये किसी को गिफ्ट में दे दिया तो उस पर कितना प्रतिशत गिफ्ट टैक्स लागू होगा? 30%, 30% गिफ्ट टैक्स लागू होगा। यानी कि 1 लाख अगर किसी ने लॉटरी जो है खरीद ली, किसी ने लॉटरी ले ली और उसे 1 लाख की लॉटरी लग गई तो 1 लाख के उसे मिलेंगे? नहीं, उसमें से क्या होगा? 30% जो है ये टैक्स, गिफ्ट टैक्स जो है वो शासन ले लेगा। यानी कि 1 लाख का 30% कितना होता है? 30,000 ये शासन लेगा और बच्चों कितने? 70,000 ये किसे? तुम्हें मिलेंगे। समझ में आ गया? यानी कि गिफ्ट टैक्स केवल जो पैसे का जो मूल्य होता है, पैसे के रूप में जो गिफ्ट दिया जाता है उसी पे गिफ्ट टैक्स लागू होगा। वस्तु या सेवा पे नहीं। बिस्किट क्या है? ये वस्तु है, इस पे गिफ्ट टैक्स नहीं, उस पे जीएसटी लागू होगा। वो भी कितना? 5%। क्यों? क्योंकि ये खान पान की चीज है, इसलिए उस पे 5% जीएसटी लागू हो सकता है। वैसे तो बिस्किट जो है इस पे 5 नहीं, इस पे 12% जीएसटी लगती है। मैं बता दूंगा कि कौन सी चीज पे कितना जीएसटी लगता है, ये हम लोग देख लेंगे बाद में। समझ में आ गया? हाँ। अब देखें कि जो जीएसटी होती है यानी कि गिफ्ट टैक्स क्या होता है? केवल पैसे के रूप में जो गिफ्ट दिया जाता है उसी पे गिफ्ट टैक्स जो है लागू होता है। उस पैसे का मूल्य लगभग कितना होना चाहिए? लगभग उसका मूल्य 50,000 या उससे अधिक होना चाहिए। उससे कम होगा तो उस पर गिफ्ट टैक्स नहीं लागू होगा। दूसरी बात मैंने क्या बताई थी? शादी ब्याह या खून का रिश्ता यानी कि ब्लड रिलेशन जो होते हैं उसमें गिफ्ट टैक्स नहीं लागू होगा। यानी कि किसी की बेटी की शादी होगी या उसमें आप जाके उसकी जो उस बेटी की जो फैमिली होगी उसे अगर किसी ने मदद के रूप में अगर 2 लाख दे दिए, 2 लाख या 5 लाख भी दे दिए तो उस पर गिफ्ट टैक्स लागू नहीं होगा। शासन ने उसमें कुछ छूट भी दे रखी है। समझ में आ गया गिफ्ट टैक्स किसे कहते हैं? हाँ। उसके बाद हमने देखा था गिफ्ट टैक्स देखा, उसके बाद मनोरंजन टैक्स था। मनोरंजन का टैक्स भी होता है। जो आप फिल्म देखने जाते हैं थिएटर में तो उस समय जो आप टिकट लेते होंगे, जो टिकट लिया जाता है उस टिकट पे लिखा होता है कि टैक्स, मनोरंजन टैक्स। उस मनोरंजन टैक्स का जो अमाउंट होता है वे जो इसने टिकट ले ली है या जिसने टिकट को परचेस किया है वे देगा। इसलिए वे किससे लागू होता है? मनोरंजन टैक्स किस पे लागू होता है? वहाँ पे कोई वस्तु तो नहीं होती, कोई सेवा भी नहीं होती। मनोरंजन कोई सेवा नहीं है। मनोरंजन क्या है? ये आपका एंटरटेनमेंट है, इसलिए मनोरंजन कोई सेवा तो है नहीं। हाँ, सेवा हम लोग देख लेंगे किसी सेवा कहते हैं, इसलिए मनोरंजन कोई सेवा नहीं। फिल्म ये जो होती है एक थिएटर में जो फिल्में दिखती है या दिखाई जाती है ये कोई सेवा में नहीं आता।
ये आता है किसमें, ये मनोरंजन में आता है। इसलिए मनोरंजन टैक्स जो है ये व्यक्ति पे लागू होने के कारण इसे भी हम लोग डायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष टैक्स जो है इसे हम लोग कहते हैं। समझ में आ गया? इनकम टैक्स हो गया, गिफ्ट टैक्स हो गया, मनोरंजन टैक्स हो गया। अब लोग एक अति महत्वपूर्ण जिसे हम लोग कहते हैं निगम टैक्स। निगम टैक्स जो होता है ये बड़ी बड़ी कंपनियां जो है ना, इस पे निगम टैक्स लगता है, जिसे हम लोग निगम टैक्स, निगम टैक्स। अब ये कंपनी पे लागू नहीं होता, कंपनी पे लागू होता है। किस पे लागू होता है? निगम टैक्स कंपनी पे लागू होता है। अब बड़ी बड़ी कंपनियां होती है जो जिसका प्रॉफिट जो होता है, नफा जिसे हम लोग कहते हैं, जिसका प्रॉफिट करोड़ों रुपए में होता है, यानी कि उस पर निगम टैक्स लागू होता है। निगम टैक्स कितना लागू होता है? 30%। अब आप लोग बोलोगे तो ये तो कंपनी पे लागू होगा। पहले तो आपने कहा कि जो टैक्स होता है, डायरेक्ट टैक्स जो होता है, ये केवल व्यक्ति पे लागू होगा। तो मुझे बात एक, आप जो कानून की जो एक व्याख्या होती है, उसमें क्या कानून की जो डेफिनेशन है, व्यक्ति की जो डेफिनेशन कानून ने की है, उसमें कंपनी भी आती है, जिसे हम आर्टिफिशियल जो होती है, आर्टिफिशियल व्यक्ति जिसे हम लोग कहते हैं, उसकी व्याख्या में आता है। आर्टिफिशियल पर्सन जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन जो होता है, उसमें कौन कौन आता है? उसमें कंपनियां भी आती है, सब कंपनी आती है, बड़ी बड़ी संस्थाएं उसमें आती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल कंपनी। आर्टिफिशियल कंपनियां, आर्टिफिशियल पर्सन उसे हम लोग कहते हैं, यानी कि कानूनी व्यक्ति। अब कानूनी जो व्यक्ति होता है ये भी व्यक्ति है। कंपनी यानी कि क्या? कंपनी अलग होती है, कंपनी का जो मालिक होता है या कंपनी के जो व्यक्ति संचालक होते हैं, जिसे हम लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहते हैं, वे अलग होते हैं। कंपनी को एक अलग रूप में उसका एक अस्तित्व, एक अलग अस्तित्व हमने दे दिया है कंपनी को भी। इसलिए कंपनी क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन मानते हैं हम। क्या है? कानूनी व्यक्ति है। ये कैसे व्यक्ति है? आर्टिफिशियल व्यक्ति है, ये पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन होती है कंपनी। इसलिए उस पर जो टैक्स लगता है ये भी हम लोग डायरेक्ट टैक्स कहते हैं, निगम टैक्स कहते हैं इसमें। अभी निगम टैक्स बहुत बड़ा होता है, कितना बहुत बड़ा होता है निगम टैक्स। क्यों? अब मुझे बात बताइए, आप बड़े बड़ी कंपनियां में नाम नहीं लेते किसी का, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं अपने देश में, वे जो प्रॉफिट कमाती है वो बहुत बड़ा होता है। हमें जितनी तनख्वाह नहीं होती, या हमें जितनी साल में तनख्वाह नहीं होती, उसका 1000 गुना ज़्यादा उनकी प्रॉफिट जो है, नफ़ा जो है, ये उन बड़ी बड़ी कंपनियों को मिलता है। इसलिए अगर सपोज कोई XYZ नाम की कोई कंपनी होगी, XYZ की कोई कंपनी होगी। अब ये XYZ की जो कंपनी होती है, उसे 2024 में सपोज इसे 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। ये बहुत, वैसे तो 1 करोड़ बहुत कम है, ये तो किसी एक गांव की कंपनी आजकल कमाती है। ये 1 करोड़ जो है ये बड़ी अमाउंट नहीं है आजकल। क्या ये 1 करोड़ की जो प्रॉफिट होती है ना, ये आजकल गांव में जो कंपनी होती है ना, छोटी छोटी, उनका प्रॉफिट है। जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है ना, उनमें 500 करोड़, 1000 करोड़, 1500 करोड़, 5000 करोड़ तक या उससे अधिक भी उसका प्रॉफिट जो है ये हो सकता है। ये तो हमने एग्जांपल के लिए एक छोटी सी अमाउंट ली, यानी कि सपोज कोई कंपनी है कि जो अपने देश में एक बहुत बड़ी कंपनी है, जिसने 2024 में 1 करोड़ रुपए जो है इससे प्रॉफिट हुआ। इसमें से शासन कहता है, बाबू तेरे पास तो बहुत बड़ी अमाउंट है, तो ला उसमें से 30% जो है ये हमें दे दे। यानी कि किसे दे दे? शासन को दे दे। किसे? शासन को दे दे। यानी कि 1 करोड़ का जो है इसका 30% हम लोग निकाल लेंगे तो कितना होगा? 30 लाख। 30 लाख अमाउंट जो है ये उसे मिल जाएगी। समझे? 30 लाख जो है इसमें अमाउंट जो है ये मिल जाती है। यानी कि 1 करोड़ कमाया उस कंपनी ने, लेकिन शासन को बैठे बैठे कितना मिल गया? 30 लाख मिल गए टैक्स के रूप में, निगम टैक्स। समझ में आ गई ये बात? यानी कि निगम टैक्स किस पे लागू होता है? कंपनी पे लागू होता है, कंपनी के मालिक पे लागू नहीं होता। ये निगम टैक्स जो होता है ये कंपनी के मालिक पे नहीं, उस कंपनी पे लागू होता है। किसने? जिस कंपनी ने इतना कमाया है 1 साल में। इसलिए उस कंपनी को क्या कहते हैं हम? कि आर्टिफिशियल पर्सन है।
यानी कि कानूनी व्यक्ति है ये कंपनी भी। बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, संस्थाएं होती है, उन्हें हम आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं। इसलिए ये व्यक्तिगत एक कानूनी व्यक्ति होने के कारण इसमें जो टैक्स लागू होता है इसे हम लोग डायरेक्ट टैक्स कहते हैं, जो निगम टैक्स है। अब निगम टैक्स कितना 30% निगम टैक्स लेते हैं हम लोग। अब सपोज कोई कंपनी, ऐसी बहुत बड़ी कंपनी है जो देश में है, जो लगभग एक साल में लगभग 60,000 करोड़ रुपए 60,000 करोड़ रुपए जो है ये कमाती है। लगभग 60,000 करोड़ रुपए जो है ये कमा लेती है। ऐसे बहुत मतलब 60,000 करोड़ रुपए जो है केवल टैक्स देती है। फिर देखो उसका प्रॉफिट कितना होता होगा। हाँ, 60,000 करोड़ रुपए केवल शासन को निगम टैक्स के रूप में दे देती है ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां। तो बताओ मुझे कि इसका जो ये है प्रॉफिट जो है ये कितना होता होगा उस समय। मैंने एक पिछले वीडियो में भी बताया था कि केवल एक दिल्ली हम लोग ले लेंगे। दिल्ली जो है ये हमारे देश का जो यूटी है, दिल्ली को चलाने के लिए एक साल हमने कहा कि हम लोग दिल्ली चलाने के लिए हम लोग कहते हैं ना कि हमारा जो फैमिली है, इस फैमिली में जितने लोग हैं उन लोगों का जो पेट होता है या बिजली का बिल होगा या अलग प्रकार के हमारे खर्चे होते हैं। एक फैमिली चलाने के लिए हम लोग बजट निकालते हैं कि हमें इतना एक माह का इतना हमें खर्चा होगा, या हमें इतने पैसे चाहिए एक माह के लिए जो हम लोग ठीक तरह से हमारी फैमिली को चला सकेंगे। लेकिन ये हुआ फैमिली के बाद, इसलिए हम लोग काम करते हैं तो हमें जो पेमेंट जो है ये मिलती है 10,000, 22,000, 25,000, 50,000, 60,000 तक हमें तनख्वाह जो है, पेमेंट जो है ये मिल सकती है। लेकिन ये एक दिल्ली कोई छोटी बात तो है नहीं। दिल्ली चलाने के लिए एक साल में लगभग 70,000 करोड़ रुपए जो है 70,000 करोड़ रुपए जो है एक दिल्ली चलाने के लिए हमें लगते हैं एक साल के लिए। बाबू ये एक साल का है, 10 साल का नहीं है। एक साल के लिए दिल्ली चलाने के लिए लगभग 70,000 करोड़ रुपए जो है ये लगते हैं। और ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं देश में जो एक साल में शासन को लगभग 60,000 करोड़ रुपए जो है ये प्रॉफिट ये टैक्स जो है ये शासन को दे देती है, जिसे हम लोग निगम टैक्स कहते हैं। यानी कि एक कंपनी एक राज्य को चला सकती है, एक कंपनी एक स्टेट को चला सकती है देश में। इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां देश में है, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां, इनका प्रॉफिट इतना बड़ा होता है, इसीलिए उन्हें टैक्स भी उतना देना पड़ेगा। हाँ, इसे क्या कहते हैं हम लोग, निगम टैक्स कहते हैं। निगम टैक्स किसे लागू होता है, उस कंपनी को लागू होता है। इसलिए कंपनी क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन मानते हैं उसे हम लोग, कानूनी व्यक्ति मानते हैं। इसलिए निगम टैक्स भी क्या है, डायरेक्ट टैक्स है। समझ में आ गई निगम टैक्स। हमने क्या क्या देखा, डायरेक्ट टैक्स किसे कहते हैं, जो टैक्स किसी व्यक्ति पे लागू होता है, चाहे वे व्यक्ति सजीव हो या चाहे वे व्यक्ति लिविंग हो या नॉन लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, लेकिन व्यक्ति है। कानून की भाषा में या कानून की जो डेफिनेशन बनाई है कानून ने व्यक्ति के बारे में, उस कानून की डेफिनेशन में कोई व्यक्ति या कोई संस्था अगर बैठती है तो उसे हम लोग व्यक्ति मानते हैं। केवल उसमें कोई आर्टिफिशियल पर्सन होगा या कोई लिविंग पर्सन होगा। अब लिविंग पर्सन में तो हम लोग सब आ जाते हैं, जैसे हम लोग सजीव कहते हैं। नॉन लिविंग यानी कि जो आर्टिफिशियल पर्सन होती है उसमें कंपनी आती है, बड़े बड़े उद्योग समूह उसमें आते हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं उसमें आती है। बड़े अब कोई अस्पताल जो होता है, अस्पताल भी क्या है, अस्पताल होगा, या बड़े बड़े जो शुगर फैक्ट्री होती है वो होते हैं, या अलग अलग प्रकार की जो कंपनियां हैं देश में, ये सब क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है। उसमें क्या लागू होता है, निगम टैक्स लागू होता है। देखा ना बाबू कि निगम टैक्स कितना बड़ा होता है। हाँ, ये बहुत बड़ा होता है। क्यों, इसका प्रॉफिट भी इतना बड़ा होता है। अब ये निगम टैक्स 30% जो निगम टैक्स है ये कंपनी दे देगी। समझ में आ गई ये बात। चलो, अब इतना तो पता चला कि हम लोग डायरेक्ट टैक्स किसे कहते हैं, जो टैक्स व्यक्ति पे लागू होता है, चाहे वे व्यक्ति लिविंग हो या नॉन लिविंग हो। नॉन लिविंग यानी कि आर्टिफिशियल पर्सन हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग बाबू कहते हैं, उसे निगम टैक्स कहते हैं, यानी कि डायरेक्ट टैक्स है ये। हमने इनकम टैक्स देखा, गिफ्ट टैक्स देखा, उसके बाद
मनोरंजन टैक्स देखा, उसके बाद ये निगम टैक्स हमने देख लिया, इनकम टैक्स देखा। ये सब क्या है, ये सब किसका एग्जाम्पल है, ये सब है इस डायरेक्ट टैक्स का, यानी कि प्रत्यक्ष टैक्स जो होता है इसी के ये सब एग्जाम्पल जो है ये हमें दिखाई देते हैं। समझ में आ गई इतनी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स किसे कहते हैं? अब मुझे बताइए, जो टैक्स व्यक्ति पे लागू होता उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे डायरेक्ट टैक्स। जो टैक्स व्यक्ति पे लागू होगा उसे क्या कहेंगे? उसे डायरेक्ट टैक्स कहेंगे। और जो टैक्स वस्तु या सेवा पे लागू होगा उसे कहेंगे इनडायरेक्ट टैक्स। जिसे एक अच्छा एग्जांपल जो है वो है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, पहले क्या था? गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो होता है उससे पहले क्या था? वैट था। देश में क्या था? वैट था। ये वैट क्या होगा? ये वैट क्या था वे हम अगली क्लास में देख लेंगे कि वैट में क्या था, वैट किस तरह से वसूला जाता था, किसे लागू होता था वैट, ये सब हम लोग बाद में देख लेंगे। लेकिन आज क्या है, वैट की जगह किसे लागू किया गया है? जीएसटी को। जीएसटी क्या है? गुड्स एंड सर्विस। गुड्स यानी कि क्या? वस्तु, एंड सर्विस यानी कि क्या? सेवा। और ये टी का मतलब क्या होता है? टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा, इसे हम लोग कहते हैं। यानी कि जो टैक्स इंसान पे नहीं, किसी व्यक्ति पे नहीं, किसी आर्टिफिशियल पर्सन पे नहीं, यानी कि कानूनी व्यक्ति पे नहीं, जो टैक्स केवल वस्तु एवं सेवा पे लागू होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग कहेंगे जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये क्या है? ये इनडायरेक्ट टैक्स है। ये किसी व्यक्ति पे तो लागू नहीं है, ये लागू किसे है? ये वस्तु एवं सेवा पे लागू होता है। आपने कई बार आपने देखा होगा कि आप सोना लेने के लिए जाते हो, जब आप सोना लेने के लिए जाते हो, सोना लेते हो ना, कहीं सोना सब लोग तो नहीं लेते, हाँ, लेकिन जिसके पास पैसा है वो तो लेता होगा। सोना लेने के लिए कोई व्यक्ति जाता होगा, उस समय आपको जीएसटी का बिल दे देते। किसका बिल देते? आपको जीएसटी का बिल दे देंगे। जीएसटी का बिल दे देंगे आपको। जीएसटी क्यों? सोना तो एक वस्तु है, इसलिए उस पर क्या लागू है? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अलग अलग इस देश में जितनी वस्तु है उस पर वस्तु है या सेवा है उसे हम लोग कहते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब वस्तु किसे कहेंगे, सेवा किसे कहेंगे, ये भी देख लेंगे। चलिए, वस्तु किसे कहते हैं या सेवा किसे कहते हैं? पहले देखेंगे वस्तु। वस्तु किसे कहते हैं? जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम लोग देख सकते हैं, उसे क्या कहेंगे? वस्तु कहेंगे। अब ये टीवी, ये बड़ा बड़ा एलसीडी हम लोग देख सकते हैं ना, ये क्या है? वस्तु है ना, जिसे हम लोग देख सकते हैं, जिसे हम लोग छू सकते हैं, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे हम लोग वस्तु कहेंगे उसे। अब ये बड़ा बड़ा टीवी है, एलसीडी, ये क्या है? वस्तु है। ये जो व्हाइट बोर्ड है ये क्या है? इसे हम लोग देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, यानी कि क्या है? ये वस्तु है। ये जो मशीनरी लगी है, ये जो कि ये कैमरा जो है, ये फैन जो है, ये जो टेबल्स है जिसे हम लोग बेंच कहते हैं, बेंच है ये क्या है? जिसे हम लोग देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, ये क्या है? वस्तु है। ये सोना क्या है? देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, सोना क्या है? वस्तु है ये। यानी कि इसे क्या है? अनाज क्या है? अनाज कौन सा भी ले लो, गेहूँ ले लो, कुछ भी ले लो, ये क्या है? हम लोग उसे छू सकते हैं, खा भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, इसलिए क्या है? ये वस्तु है ये, हाँ, जिसे हम लोग देख सकते हैं एंड जिसे हम लोग छू सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग वस्तु कहेंगे। अब सेवा को क्या? जिसे हम लोग देख नहीं सकते, इसका उल्टा है सेवा, जिसे हम लोग देख नहीं सकते, जिसे हम लोग देख नहीं सकते, केवल महसूस किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? सेवा कहेंगे। जब जिसे हम लोग देख नहीं सकते, केवल हम लोग महसूस किया, हम लोग उसे कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग सेवा कहेंगे। यानी कि क्या? हम लोग सपोज बैंक में जाते हैं ना,
सपोज किसी बैंक से हमने कुछ पैसे जो है, जो खुद के पैसे हैं, खून पसीने के पैसे हैं, उसे हम लोग निकाल दिए, तो हमारे हाथों में तो पैसों का जो बंडल होता है, जो हम वो दे देगा, जो वहाँ का जो कर्मचारी है वो हमें पैसे का बंडल दे देगा। उस पैसे को हम लोग देख सकते हैं, छू भी सकते हैं, यानी कि ये क्या है, गुड्स है। वैसे तो पैसा गुड्स में नहीं आता, लेकिन मान लेते हैं वो हम गुड्स है। लेकिन जो बैंक ने जो हमें सर्विस दी है, यानी कि बैंक ने सर्विस दी, यानी कि सेवा दी है बैंक ने, हमारे पैसे उन्होंने उनके पास जो है ये रख लिए थे, उस पर कुछ ब्याज जो है ये दिया होगा हमें। हाँ, एफडी जो होती है ना, एफडी, उस पर ब्याज जो होते हैं, इंटरेस्ट जो है ये मिलता है हमें। ये क्या है, सब लोग सेवा है। कोई व्यक्ति है, जब उसे कोई व्यक्ति जाता है अस्पताल में, तो अस्पताल में कोई चीज़ का उत्पादन होता है नहीं ना, कोई चीज़ का उत्पादन तो होता नहीं। वहाँ पे क्या होती है, आपको सेवा मिलती है। अभी LIC देते होंगे, LIC का प्रीमियम जो होता है, LIC का जो प्रीमियम जो होता है वे हम लोग देते हैं हर साल या महीनों में, हर महीना हम लोग LIC का प्रीमियम दे देते हैं। वे क्या है, जब हमें कुछ पैसों की आवश्यकता होती है तब LIC हमें वे पैसे लौटाती है। तब क्या है, LIC जो है ये क्या है, सेवा देती है। LIC क्या है, सेवा देती है। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ाते हैं, हाँ मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ, किसी वस्तु का उत्पादन है या कोई वस्तु में यहाँ पे बेचता हूँ किसी को, कोई नहीं ना, क्या है ये, सेवा है। शिक्षक कहाँ किस में आता है, सेवा में आता है। आप लोग CA के पास जाते हो, अपना हिसाब किताब वहाँ उसे दे देते हो, तब वे आपका अकाउंट जो है ये टैली करता है। हाँ, तब ये CA जो होता है ये क्या है, सेवा ही देता है ना। यानी कि जो हम महसूस कर सकते हैं, केवल देख नहीं सकते, उसे हम लोग सेवा कहेंगे। जो हम लोग देख सकते हैं और उसे छू भी सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग वस्तु कहते हैं। अब ये जो वाईफाई कनेक्शन जो है, ये वाईफाई का जो कनेक्शन है ये कोई वस्तु है नहीं, ये क्या है, सेवा है। जो हमें इंटरनेट सुविधा जो मिलती है ये क्या है, कोई भी कंपनी हो, चाहे BSNL हो या अन्य कौन सी भी कंपनी हो, वे क्या देती है, हमें सेवा देती है। BSNL, हम लोग जो मोबाइल पे जो इंटरनेट जो है जिसे हम लोग यूज़ करते हैं, ये क्या है, इंटरनेट सुविधा जो मिलती है हमें मोबाइल पे, ये क्या है, वे कंपनी जो कोई सामान बेचती है नहीं ना, वे क्या है, सेवा देती है। यानी कि जिसे हम लोग देख सकते हैं, जिसे हम लोग छू सकते हैं, उसे हम लोग वस्तु कहेंगे। और जिसे हम लोग देख नहीं सकते, जिसे हम लोग छू नहीं सकते, केवल हम लोग महसूस कर सकते हैं, उसे हम लोग सेवा कहते हैं। इसलिए जो गुड्स एंड सर्विस, जो वस्तु है और सेवा पे जो टैक्स लगता है उसे क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स। जो व्यक्ति है, चाहे वे लिविंग हो या नॉन लिविंग, यानी कि आर्टिफिशियल हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, यानी कि जो व्यक्ति पे टैक्स लगता है उसे हम लोग डायरेक्ट टैक्स कहेंगे। जो टैक्स केवल वस्तु और सेवा पे लगता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स। समझ में आ गई बात ये? हाँ, चलिए आज की क्लास जो है तो यहीं पे समाप्त होती है। आज हमने पढ़ लिया कि जैसे डायरेक्ट टैक्स किसे कहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स किसे कहते हैं, यानी कि जो व्यक्ति पे लागू होता है उसे तो डायरेक्ट कहेंगे, जो वस्तु और सेवा पे लागू होगा उसे तो हम लोग इनडायरेक्ट कहेंगे। अगली कक्षा में बहुत ही अति महत्वपूर्ण जो टॉपिक है, जैसे हम लोग सोर्स ऑफ इनकम कहते हैं। सोर्स ऑफ इनकम यानी कि इनकम हमें कहाँ से आती है, हमें या शासन को, या हमें जो इनकम आती है वे उसका विभाजन किस तरह से इकोनॉमिक्स में किया गया, वे हम लोग अगला जो वीडियो होगा उसमें हम लोग देखने वाले हैं। आप नए हो इस वीडियो पे या इस चैनल पे आप नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जो है ये आवश्यक करें, ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन जो है सबसे अधिक या पहले मिले। और जो विद्यार्थी, जो बच्चा इसे पढ़ना चाहता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहता है, उस तक ये इस वीडियो के लिंक जो है ये सेंड करें, उसे भी दे दें, ताकि उसे भी इसका लाभ मिल सके। हाँ, सबका यहाँ पे सबका विकास होना चाहिए, इसलिए ठीक तरह से इसे पढ़ लीजिए। ये जो है, आप जब लेक्चर हमारा चालू होता है, शुरू होता है, तब कॉपी पेन लेके बैठिए और जितना यहाँ पे लिखा गया है, जितना समझाया गया है, ये सब आपकी कॉपी में होना चाहिए। उसे ही तो हम लोग नोट्स कहते हैं।
नोट्स किसी क्लासेस का नोट्स ले लिया, उसे पढ़ लिया, तो वे नोट्स इतने प्रभावशाली नहीं होंगे जितने आपने खुद बनाए। तुलना आप यहाँ पे तुलना होगी कि अगर हम लोग तुलना करेंगे या आपने खुद ने जितना जो नोट्स निकाले हैं वे अधिक प्रभावशाली होंगे किसी अन्य व्यक्ति या अन्य संस्था के नोट्स से अधिक। इसलिए आप पहले खुद का नोट्स जो होता है ये निकालिए, उसे पढ़िए, तो उसी नोट्स के आधार पे आपका रिवीजन जो है ये फटाफट होगा। हाँ, हम तो किताबें पढ़ते हैं, लेकिन जब परीक्षा जो होती है ये 10 दिन बाद या 15 दिन बाद जब हमारी जो एग्ज़ाम होती है उस समय हम लोग इतनी बड़ी बड़ी किताबें तो पढ़ नहीं सकते। उस समय ये जो नोट्स आपने जो निकाली है उसका फ़ायदा आपको तब मिलेगा, तब आपका 10 दिन में 15 दिन में जो 5, 6, 7 जो हमारे सब्जेक्ट है विषय जो है उसका रिविजन फटाक से हो जाएगा। इसलिए ये बातें जो है ये ध्यान में रखिए और मिलते हैं अगली लेक्चर में।